नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी जीएस यूपी जीके की परीक्षा उपयोगी श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरे नए दोस्त जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी नए वीडियो की श्रृंखला आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। हिंदी का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हमको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो 3 भेदों में से नंबर 1 होता है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि होता है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध रूप क्या है। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन ए दावाग्नि, ऑप्शन बी बड़वाग्नि, ऑप्शन सी जठराग्नि और ऑप्शन डी मंदाग्नि। तो जो पेट के अंदर की जो अग्नि है उसको हम कहते हैं जठराग्नि, क्योंकि पेट में जो जठर रस होता है उसकी वजह से इसका नाम जठराग्नि पड़ा है। दावानल किसे कहते हैं, तो जो जंगल की आग होती है, क्योंकि जंगल में बहुत अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग करके हम लोग दवाएं बनाते हैं। तो उससे याद कर लो, जंगल में क्या होता है, दवाई के लिए उपयोगी वनस्पति पाई जाती है, तो दावा अग्नि। ठीक। और समुंदर क्या होता है, समुंदर बहुत बड़ा होता है, तो समुंदर के लिए जो लगती है आग उससे कहते हैं बड़वा अग्नि। ठीक। अगला प्रश्न है, चीर चीर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए नया पुराना, ऑप्शन बी किला काश, ऑप्शन सी पुराना कपड़ा और ऑप्शन डी चराचर। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन पुराना। चिर का मतलब होता है पुराना, चीर कपड़े का एक रूप होता है। तो और नया पुराना एक तो विलोम शब्द है, अचरचर ये भी विलोम शब्द है। किला काश जो है ये गढ़ और खांसी का पर्यायवाची रूप है। ठीक। अगला प्रश्न है, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। न्याय अन्याय ए ऑप्शन, बी ऑप्शन धरा पृथ्वी, सी ऑप्शन अचल अचला और डी ऑप्शन मान अपमान। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अचल अचला शब्द युग्म की जोड़ी सही है। इसका अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। न्याय अन्याय तो विलोम शब्द हैं जो ये दिया हुआ है। ठीक। मान अपमान भी विलोम शब्द हैं। धरा पृथ्वी ये इसका पर्यायवाची रूप है। तो सही जोड़ी इसमें क्या है, सी ऑप्शन अचल और अचला। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उपेक्षा का अर्थ कौन सा है। ए ऑप्शन उपेक्षा, बी ऑप्शन अभिलाषा, सी ऑप्शन अंधकार और डी ऑप्शन स्निग्ध। तो उपेक्षा का जो सही अर्थ होता है वो होता है अभिलाषा। ठीक। अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा और जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है अंधकार। स्निग्ध का अर्थ होता है असंगत शब्द। ठीक। अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची क्या होता है। तो ए ऑप्शन पानी, बी ऑप्शन पुत्र, सी ऑप्शन बंदर और डी ऑप्शन मित्र। तो मरकट का जो पर्यायवाची होता है, मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है। और इसके अन्य रूप और भी हैं, जैसे कपि है, वानर है, शाखा मृग है और हरि जिसके पर्यायवाची। इसी तरह पुत्र के जो पर्यायवाची होते हैं उसे कहते हैं आत्मज, सुता, बेटा, तनय। ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। और जो मित्र का पर्यायवाची होता है दोस्त, यार, हमदम, मीत आदि ये मित्र के पर्यायवाची होते हैं। और पानी का पर्यायवाची होता है अम्बु, जल, नीर, सलिल, ये सब पानी के पर्यायवाची। इसका सही जवाब होगा बंदर। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है।
ए ऑप्शन विश्लेषण, बी ऑप्शन अवतरण, सी ऑप्शन रूपगत और डी ऑप्शन संप्रदाय। तो आविर्भाव का जो समानार्थी शब्द होता है वो अवतरण होता है। ठीक, आविर्भाव का समानार्थी शब्द इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण का विलोम क्या होता है? निर्माण किसी चीज़ के बनाना निर्माण है, और उसको ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन नाश करना, उसका बी ऑप्शन ध्वंस, सी ऑप्शन विनाश और उपरोक्त में से सभी। तो निर्माण का जो विलोम शब्द होता है वो ध्वंस होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए तेली, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी माली और ऑप्शन डी अलबेली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी चमेली। ई प्रत्यय चमेली शब्द में प्रयुक्त तो नहीं हुआ। तेली तेल प्लस बड़ी ही होता है। ठीक, तेल प्लस बड़ी ये होता है तेली। फिर माला प्लस बड़ी ही होता है माली का। उसके बाद चमेली का, असेबली का फिर देखते हैं, अलबेली का होता है अल प्लस अलबेला और प्लस बड़ी, प्लस बड़ी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें जो चमेली है चमेली में बड़ी की प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो ढीठ शब्द का तत्सम शब्द दृष्ट होता है, बी ऑप्शन पुष्ट होता है, सी ऑप्शन दृश्य होता है या डी दृष्ट होता है। तो ढीठ का जो तत्सम शब्द होता है वो दृष्ट होता है। अन्य तीन विकल्प इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? तो योग रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए देवदूत, ऑप्शन बी नारित्व, ऑप्शन सी पाठशाला और ऑप्शन डी दशानन। तो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनको जब विग्रह किया जाता है, अलग किया जाता है, तो 10 प्लस आनन होता है। जो बहुब्रीहि समास के अधिकतर जो उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्दों से बने होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दशानन। दशानन जो है रावण का रूप है। तो योग रूढ़ वाले जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन करण कारक, बी ऑप्शन अपादान कारक, सी ऑप्शन संबंधान कारक और डी ऑप्शन संबंध कारक। तो इसका सही जवाब हमने कल बताया था वीडियो में। जहाँ पे किसी की तुलना की जाती है, जब तुलनात्मक कोई वाक्य आता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। और जब किसी अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहन घर से बाहर जाता है, तो ये सब अलगाव की स्थिति होती है, यहाँ पे अपादान कारक लगता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए ऑप्शन इंद्रजे, बी ऑप्शन इंदु, सी ऑप्शन इंद्रजीत और डी ऑप्शन जितेंद्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंद्र पर विजय करने वाला मतलब इंद्र को जीतने वाला, तो इंद्रजीत होगा। ठीक, और जितेंद्री इंद्रियों पर विजय करने वाला, जो हमारे शरीर की इंद्रियां होती उन पर जो विजय प्राप्त करता है उसे जितेंद्री बोलते। ठीक, और इंद्र पर विजय करने के लिए इंद्रजीत होता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, बी ऑप्शन लड़कों ने लड़कों को मारा, सी ऑप्शन लड़के ने लड़के को मारा, डी ऑप्शन लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन लड़के ने लड़के को मारा। यह एक वचन का संज्ञा हुआ है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं ये तीनों बहुवचन के हैं। ये है एक वचन का, इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बहरा होना, ऑप्शन बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन सी सभी पर विश्वास करना, ऑप्शन डी कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होने मुहावरे का अर्थ होता है सही
सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रह भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए निदर्शना, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी अर्थानंतरस, ऑप्शन डी संदेह। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इसमें से कौन सा रस है? ऑप्शन ए वियोग संगर, ऑप्शन बी रौद्र, ऑप्शन सी करुण और ऑप्शन डी शांत। तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा मतलब रोना होता है, मतलब बहुत दुखी आत्मा से रोना करुणा होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है जहाँ करुणा शब्द आ गया तो वहाँ पे करुण रस होगा। ठीक, रौद्र होता है क्रोध का और शांत का होता निर्वेद। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो आलंबन और उद्दीपन वाले विभावों के कारण उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं या अनुभाव कहते हैं, सी ऑप्शन संचारी भाव कहते हैं या अस्थायी भाव कहते हैं। तो इनको हम अनुभाव कहते हैं। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य देखते हैं। ऑप्शन ए, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो इसका जो मिश्र वाक्य है वो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये सी ऑप्शन, उसके पास जो कुछ था वो खो गया। मिश्र वाक्य रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है साधारण वाक्य, और नंबर 2 होता है मिश्र वाक्य, नंबर 3 होता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, जबकि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक से अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, तथा दो साधारण वाक्यों के मेल से निर्मित वाक्य संयुक्त कहलाता है। जहाँ जो और सो दिखाई पड़े वो मिश्र वाक्य होगा। इसमें जो दिख रहा है ना, इसलिए तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में ए ऑप्शन द्वंद्व समास होगा, कि बी ऑप्शन द्विगु समास होगा, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा, डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। कतर व्योत, तो कतर व्योत यह एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, एक समाहार द्वंद्व होता है और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसमें आता है दशानन है, चक्रपाणि है, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण। और तत्पुरुष समास में राजपुत्र, राजमहल, ये सब आते हैं तत्पुरुष समास के अंदर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुज होता है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अध्युड़ा, ऑप्शन बी परित्यक्तता, ऑप्शन सी अनूढ़ा और ऑप्शन डी खंडिता। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अनूढ़ा। इसका ये ऑप्शन सही होगा। परित्यक्तता उसे कहते हैं जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास जाकर उसके पास आता उसे कहते हैं खंडिता। और परित्यक्तता कहते हैं उस स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्तता। ठीक, अब हम कुछ सामान्य परीक्षण के प्रश्नों को छोड़कर
आगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। सामान्य जानकारी में जैसे जीएस के प्रश्न आ गए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर है, चालुक्य राजवंश भारत के खालिस्तान भाग का कौन प्रमुख साम्राज्य था? ऑप्शन ए उत्तर, दक्षिणी, ऑप्शन बी उत्तरी, सी ऑप्शन पश्चिमी और डी पूर्व। तो चालुक्य जो वंश था वो दक्षिणी भारत के साम्राज्य का हिस्सा था, तो इसका जो आंसर होगा दक्षिणी। चालुक्य वंश में चालुक्य के 3 प्रकार के राजवंश स्थापित हुए थे। एक पहला हुआ था चालुक्य वंश जो कल्याणी का था, इसका संस्थापक है तैलभ द्वितीय, ठीक, और इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। दूसरा जो चालुक्य वंश था चालुक्य का वातापी था, इसका जो संस्थापक था वो जयसिंह था और इसकी जो राजधानी वातापी थी जो बीजापुर के निकट स्थित है। और तीसरा जो चालुक्य वंश था वो था वेंगी। इस वंश का जो संस्थापक था विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी, ठीक। और इसका जो सही आंसर दक्षिण भारत के सभी साम्राज्य थे, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है? ऑप्शन ए बिल्हड़, ऑप्शन बी बाणभट्ट और ऑप्शन सी कल्हड़ और ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। तो जो राजतरंगिणी है वो कल्हड़ की रचना है, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दक्षिण द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण बीच में खालिस्तान किसने करवाया था? ठीक, तो जो दिल्ली का दरबार तो इसको करवाया था ए ऑप्शन मुइज उद्दीन मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन अहमद शाह दुर्रानी और सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाई से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको करवाया था, ठीक। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसकी स्थापना जो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था, ठीक। इसका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। दिल्ली 1303 तक हजार खंबा महल और दिल्ली में कई सांस्कृतिक स्थानों को निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। घोड़ा दागने की प्रथा और बाजार प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी की देन है, ठीक। अगला प्रश्न है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली। तो यह सती प्रथा का जब अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के साथ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका समापन किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, एचिसन कमीशन 1886 को खालिस्तान में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन है भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवाएं, सशस्त्र बल और डी ऑप्शन रियासतों का शासन। तो जो एचिसन कमीशन था वो 1886 में भारतीय नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए बनाया गया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा असम। अगला प्रश्न है, केन नदी
मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और खालिस्तान में होकर बहती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो केन नदी को कर्णवती नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूएसए और डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है। वर्ष 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में न्यायमूर्ति जॉन मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो धन विधेयक है या नहीं इसका जो निराकरण है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, जैसे ओम बिरला अपने यहाँ इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई हुई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को किसी भी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्र इस विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन 5, सी 6 और डी 3 वर्ष। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहता तो नहीं रहेगा। किसी भी समय उसको पद से हटा सकता है। इसका जो सही जवाब है 5 साल। अगला प्रश्न है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन ए मीरा कुमारी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी अंजू जॉर्ज और डी ऑप्शन पूर्वी जोशी। तो इसका जो सही जवाब है लीला सेठ थी। लीला सेठ का जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था और भारत के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। वह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की मां हैं। ठीक, इसका सही जवाब लीला सेठ। और फातिमा बीबी अभी देखो हाल ही में उनका देहांत हो गया है। अगला प्रश्न है, कोंकणी खालिस्तान की शासकीय भाषा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी गोवा। तो कोंकणी जो शासकीय भाषा है वो गोवा की है और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो है तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश की पूछे तो ये है अंग्रेजी और पश्चिम बंगाल की पूछे तो बंगाली और अंग्रेजी दोनों है। जम्मू कश्मीर का पूछ लेते हैं तो उर्दू और डोगरी हिंदी है। मेघालय की अंग्रेजी और लक्षद्वीप की मलयालम है। सही जवाब है इसका डी ऑप्शन गोवा। अगला प्रश्न है, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? ऑप्शन ए जमा राशि, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी डिमांड ड्राफ्ट और ऑप्शन डी विनिमय बिल। तो इसका सही जवाब है ऋण पर करते हैं। बैंकों द्वारा दी गई उधारियों पर ब्याज दरों के मामले पारदर्शिता लाने के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा नियम बनाए गए हैं।
जैसे 30 जून 2011 तक बैंक उधारियों पर लिए जाने वाले ऋण प्राइम लैंडिंग दर के तहत संचालित होता था, परंतु वर्ष 2011 के बाद इसका आधार बेस दर को बनाया गया है। बेस दर से सामान्य आशय यह है कि कोई भी बैंक घोषित बेस दर से निम्न ब्याज पर कोई ऋण नहीं देगा। इसका आंसर है बी, ऋण। अगला प्रश्न है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी राजकृष्ण, ऑप्शन सी VKRV राव और ऑप्शन डी कौशिक बसु। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजकृष्ण। अगला प्रश्न है, आगे इसमें 1 मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी M N शाह, ऑप्शन सी KS कृष्णन और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका जो सही जवाब है वो है एस चंद्रशेखर। यह एक विज्ञान का पुरस्कार है, एस चंद्रशेखर को दिया गया था, विजेता थे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो इसका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन असम और सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन केरल। सही जवाब इसका है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है। प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को 1 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु अप्रैल 2022 में अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 2023 में अंबेडकर की 132वीं जयंती थी और 2024 में इसकी 133वीं जयंती मनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? यह एक हेलीकॉप्टर है, बी ऑप्शन वायरस है, सी ऑप्शन वैक्सीन और डी ऑप्शन पनडुब्बी। तो इसका राइट आंसर है यह सी ऑप्शन वैक्सीन है, एक प्रकार की। ठीक, चर्चा में रहा R21 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित वैक्सीन है। हाल ही में अफ्रीकी देश घाना ने इसको अपने यहाँ इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। R21 मलेरिया रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक परशुराम कुंड महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था। इस महोत्सव को पूर्वोत्तर का कुंभ कहा जाता है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन ए सिक्किम है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया गया है। सांग महोत्सव हरियाणा की एक लोक मनोरंजन की परंपरा है। इसमें कलाकार अलग अलग रूप धारण कर स्वांग भरकर किसी चरित्र अथवा व्यक्ति की नकल करके लोगों का मनोरंजन करते थे। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देख लेते हैं एक नज़र। एक मिनट रुकिए, ये रहा यूपी स्पेशल। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से संग्रहालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे है किनको जोड़ता है? ऑप्शन ए नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा से आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ से आगरा और ऑप्शन डी आगरा से प्रयागराज। तो इसका जो आंसर है ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, बी ऑप्शन लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, सी ऑप्शन रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है लाइम स्टोन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची को 1 को 2 से। सूची दी हुई है, चुर्क, ताला, फिरोजाबाद खेल का सामान, अलीगढ़ सीमेंट और मेरठ चूड़ियाँ। तो जो चुर्क है, चुर्क और ढल्ला ये संबंधित है सीमेंट उद्योग के लिए। फिरोजाबाद सबको पता है कांच और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद का ही होगा। अलीगढ़ का ताला विश्व प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन। और मेरठ में जो है खेल का सामान मिलता है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है? पहले का तीसरा फिर चौथा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी बरेली। तो जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है वो बरेली में स्थापित है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी बनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना इसको भी। वाराणसी को सांस्कृतिक एवं धर्म के लिए जाना जाता है, लखनऊ को प्रदेश की राजधानी और झांसी औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद पीतल नगरी। तो इसमें क्या है, इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा सुमेलित है। तो वाराणसी सांस्कृतिक राजधानी है और संस्कृति और विरासत धर्म है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र बताया, तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं, ये पर्यटन केंद्र माना जाता है। ठीक, और मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है ये, तो इसका जो सही है वो सी ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 2001। तो जो पर्यटन विकास के लिए स्थापना हुई थी निगम की, वो 1972 में हुई थी। ठीक, और इसका क्रियान्वयन 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना के बाद शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? इसका जो आंसर है ए ऑप्शन अपर गंगा नहर, बी ऑप्शन लोअर गंगा नहर, सी ऑप्शन शारदा नहर और डी ऑप्शन रामगंगा नहर। तो जो सही जवाब है इसका शारदा नहर है। शारदा नहर अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण जो है 1920 में प्रारंभ हुआ और 1928 में पूरा हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है शारदा नहर से। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी ज्वार और ऑप्शन सी मक्का, डी ऑप्शन गेहूँ।
तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूँ, आलू व गन्ना की पैदावार के लिए जाना जाता है। चना के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। सोयाबीन के उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब हाल ही में महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गया। तो खाद्यान्न फसल गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मानी जाती है। डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो ऑप्शन ए धान गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का सरसों और ऑप्शन डी उर्द गेहूँ। तो उत्तर प्रदेश धान और गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य फसल सबसे ज़्यादा गेहूँ धान यहीं पे होता है, इसलिए इसका सही आंसर धान और गेहूँ है। कुछ और भी प्रश्न रहेगा, 1 मिनट देख लेते हैं उनको भी। ये नहीं, कुछ और प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 57.20%, ऑप्शन बी 52.10%, ऑप्शन सी 59.10 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो थी 57.20। पुरुष साक्षरता इसमें 77.3% थी और महिला 57.2% थी। लेकिन भारत की कुल साक्षरता दर पूछी जाए तो 67.7%। सबसे ज़्यादा केरल में है, 94% साक्षरता दर यहाँ पाई जाती है केरल की। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका योजना वर्ष खालिस्तान दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ऑप्शन ए 125 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 175 और ऑप्शन डी 300 दिन। तो इसका जो सही जवाब है 300 दिन। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई। किशोरी बालिका योजना के तहत 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश उत्तर प्रदेश सरकार करती है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? आंसर ए 24 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 25 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 26 जून 2020 और ऑप्शन डी 27 जुलाई 2020। तो इसका जो सही जवाब है 26 जून 2020 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट को सम्मिलित करना था ना। ऑप्शन ए लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर का नगर निगम दिया है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद और काकोरी को नगर पंचायत। तो जो इसका सही जवाब है सुमेलित नहीं, गाजियाबाद नगर पालिका नहीं, ये भी एक नगर निगम ही है, इसलिए इसका जो सही जवाब है गाजियाबाद वाला है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें 2 हैं। लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय अम्बेडकर के नाम पे हैं। इनमें लखनऊ जो स्थित विश्वविद्यालय उसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? जो जनजातियाँ इसमें कौन सी है? ऑप्शन ए सौका, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी थारू और ऑप्शन डी भोटिया। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा भोटिया जनजाति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और सबसे ज़्यादा अगर जनजातियाँ पूछ ले उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो एटा से संबंधित, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब आगरा से और ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी और जिगर जो है गोरखपुर से। तो इसका जो सही जवाब है
डी ऑप्शन है जिगर गोरखपुर से ना संबंधित होकर मुरादाबाद से संबंधित रखते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था अली सिकंदर था, जो 1890 और 1960 के बीच में इनका समय था। वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि तथा गज़ल लेखक गायक थे। उनको आतिशी गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 9 सितंबर 1960 में इनका देहांत गोंडा में हो गया था। इसका जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 27 दिन, ऑप्शन सी 31 दिन और ऑप्शन डी 33 दिन। तो इसका जो सही जवाब हो वो 30 दिन तक चलता है। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले की एक तहसील है। ठीक, रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी से संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में खालिस्तान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज और ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इसका जो सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप जो स्थित है यहाँ पे है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि इमारतें बनवाई गई थी। इसका जो सही जवाब सी ऑप्शन होगा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, जिनकी राजधानी देते हैं। और 8 जो भी महाजनपद है उनको बता रहे हैं। नंबर 1 था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और यह वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। नंबर 2 वत्स है, इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। नंबर 3 था कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती है, फैजाबाद के आसपास का एरिया है। और नंबर 4 मल्ल थी, कुशीनारा इसकी राजधानी है और देवरिया के पास का क्षेत्र था। नंबर 5 चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड के पास का क्षेत्र है। और नंबर 6 था कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, मेरठ दिल्ली और थानेश्वर के पास के क्षेत्र को कुरु कहते थे। और नंबर 7 था सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा के पास के क्षेत्र को कहते थे सूरसेन। पांचाल राजधानी, पांचाल था एक महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और बरेली, मदई, फर्रुखाबाद इससे संबंधित क्षेत्र थे। तो ये थे आज के हमारे हिंदी और यूपीजीएस और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।